हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जितने भी ग्रुप हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से लीन होंगे। चलिए हम लोग का अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या बताया गया। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर में आपको बोला गया कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? बताइए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह हमारा कौन सा है? अरावली बोला गया। कौन सा? अरावली बोला गया। ठीक है, अरावली। जो कि ये जो है ये अरावली पहाड़ियाँ जो है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक विस्तृत है। तो अरावली जो पहाड़ी है ये भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक विस्तृत है। ठीक है। अरावली के पश्चिम ओर से बनास और एवं लूनी नदी निकलती है। तो क्या बोला गया? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसके पश्चिम ओर से बनास एवं लूनी नदी निकलती है। ठीक है, इतना क्लियर है। जिसकी ऊंचाई कितना? 1722 मीटर है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। 1722 मीटर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो किसान कॉल सेंटर का जो शुभारंभ है 21 जनवरी 2004 में हुआ था। 21 जनवरी 2004 को ऑप्शन नंबर डी बोला गया। 21 जनवरी 2004 को ऑप्शन नंबर डी बोला गया। 21 जनवरी 2004 को। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसान कॉल सेंटर के द्वारा ही टेलीफोन कॉल के माध्यम से किसानों की समस्या को सुलझाया जाता है। इसी के द्वारा ही यह समस्या को सुलझाया जाता है। ठीक है, किसान के। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ये बोला गया शिवालिक। ऑप्शन नंबर ये बोला जाता है क्या? शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, शिवालिक बोला जाता है। यह जो है नवीनतम भाग हिमालय का क्या है? नवीनतम भाग है। तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच की घाटियां जो होती है काठमांडू घाटी होती है। ठीक है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी होती है। ठीक है। तो बोला चलिए इतने इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। केवल आधुनिक भारत मंदिर है, यह किसने कहा था? बताइए यह बात जो है किसने कहा था? तो ये बात जो है किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ये बात कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। चलिए इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना नदी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 में दामोदर नदी पर हुई थी। ठीक है, तो यही जो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर हुआ था, जो कि ये कल के प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया आपका? ये क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? बताइए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन जो है, और उसको हम लोग क्या है? ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में। देखिए एस्ट्रोलॉजी नहीं, देखो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? एस्ट्रो क्या बोला जाता है? मैं एग्रो 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 एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आर जो है नहीं होगा। देखा यहाँ पर आर जो है नहीं होगा। आर क्या है? आर नहीं होगा। ठीक है, आर नहीं होगा। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताइए यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, घास का अध्ययन किया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इससे पहले एक और आपको बात बताते हैं कि यहाँ पर और क्या बोला गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो आंतरिक, जो शरीर की आंतरिक संरचना से बंधी होती है उसको क्या बोलता है? एनाटॉमी बोला जाता है। क्या बोलता है? उसे एनाटॉमी बोला जाता है। ठीक है, और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी के बारे में बताते हैं आपको कि इकोलॉजी जो है वह विज्ञान वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो यानी कि आपको पूछ देगा कि विज्ञान यानी वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। और पादप और वनस्पतियों का अध्ययन क्या? बोटनी कहलाता है। पादप और वनस्पतियों का अध्ययन क्या है? बोटनी कहलाता है। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन आपका बन गया। पादप और वनस्पतियों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। और बोला गया कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। एक इको शब्द है जिसका प्रयोग किसने किया था? तो वो एजी टांसले ने किया था। चलिए आगे आते हैं, इतना क्वेश्चन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बताइए पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा कौन सा? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, क्लोरीन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अब बताइए कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहता है। देखिए कैल्शियम जो ऑक्साइड है ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना बोला, बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक है, और जो ओजोन, तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। जो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो हम लोग आज अगर पराबैंगनी किरण आती ही तो पृथ्वी पर, तो हम लोग का नष्ट हो जाता है, हम लोग का जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन ओजोन परत जो है वो उसको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, अब ओजोन गैस जो है समताप मंडल में मुख्यतः, बताइए किस मंडल में पाया जाता है ओजोन गैस? तो वो समताप मंडल में पाया जाता है मुख्यतः। चलिए इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, 8 नंबर में बोला गया कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। बताइए ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किण्वन बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला किण्वन बोला जाता है। क्या है? किण्वन बोला था। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, किण्वन का कैसी प्रक्रिया है? तो वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 9 नंबर पर देखिए, 9 नंबर में बोला गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का, 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कि समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। ऑप्शन नंबर बी 9 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बोला भारत में अधिकांश वर्षा जो लगभग अधिकांश वर्षा इसी मानसून में होती है। किस मानसून में? दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? बताइए मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो वह हमारा कौन सा है? 29 है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना है? 29 है। और देखिए और इससे एक जुड़ता हुआ बात आपको बताते हैं मानव खोपड़ी से, कि मानव के कपाल में जो है खोपड़ी में, उसको बोला कि 8 कपाल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। मानव कपाल में कितना है? 8 हड्डियां होती हैं। चेहरा में 14 होते हैं। क्या बोला गया? चेहरा में 14 होता है। और कान में 6 अस्थियां और एक हाइवॉइड नामक अस्थि जो मिलकर खोपड़ी का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन मनुष्य के शरीर में जो है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 206 होता है। कितना? 206 होता है। अब बाल्यावस्था में वही कुल हड्डियों की संख्या 208 होता है। ठीक है, और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है प्रारंभ में? वो 33 होता है। प्रारंभ में रीढ़ के कुल हड्डियों की संख्या 33 होता है। जो पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? वो 24 होता है।
इससे देखिए कितना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सिर्फ मानव खोपड़ी से आपका इतना क्वेश्चन ए टू जेड मानव शरीर से लेकर इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या ओम होता है? ऑप्शन नंबर डी बोला जाता है। ठीक है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब बताइए कैंडेला, तो कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का है। किसका? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। उसे हेनरी, तो हेनरी किसका होता है? तो प्रेरकत्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। अब उसके बाद क्या वोल्ट, वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और एक और बात आपको बता देते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक फैराडे होता है। क्या बोले? विद्युत धारा का एसआई मात्रक फैराडे होता है। जो कि ये देखिए जितने भी आपको एसआई मात्रक बताया जा रहा है, चाहे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में आपको टॉपिक यानी कुछ आपको पॉइंट बताया जा रहा है, उसको ध्यान में रखिए। यही आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाता है हमेशा। सिर्फ अब इस क्वेश्चन को ना देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में बोला गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो कौन सा है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह हमारा कौन सा है? राजस्थान बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बोला गया। और जिसका क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 है। क्या 3,42,000 3,42,000 3,42,239 बोला गया। 239 क्या है? वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर इतना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 3 राज्य, ठीक है, प्रथम 3 राज्य कौन सा? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ये सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन का। इसमें बोला गया कि पौधे में जल का परिवहन होता है। बताइए पौधे में जल का परिवहन होता है तो किसके द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो वह जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आते हैं इसका। अब बताइए चलिए हाँ, एक और इसमें बात आपको बता देते हैं कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? बताइए पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? वो पुष्प होता है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? पुष्प होता है। और पुष्प जो है पौधे का प्रजनन अंग का है। पुष्प क्या है? पौधे का प्रजनन अंग है। और ये चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बोला गया। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जाता है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट इसमें देख लीजिए। कावेरी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या बोले? कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो देखिए महानदी, कावेरी और गोदावरी दिया है। एक और आप जोड़ लीजिए कृष्णा। ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है? बताइए किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है? तो किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत हो कितना है? शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है? तो 16 का कितना हो जाएगा? 75%। ये कुछ एक नहीं है, इसको इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, कितना है? 75%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 17 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? बताइए किसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए आज की क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें। और तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए और जितने भी पहले पीछे का प्रैक्टिस है उसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।